बारिश की, आर्टिफिशियल रेन के जरिए कैसे पोल्यूशन पर काबू पाया जा सकेगा, इस मौसम का क्या असर होगा। हालांकि मोंथा तूफान की वजह से भी कुछ बूंदाबांदी या तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जिससे पोल्यूशन से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। चौथी तस्वीर है दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां बस में आग लगी। वो बस जो कि ग्राउंड पर रहती है, यात्रियों की सहूलियत के लिए रहती है, अचानक से आग की लपटों के साथ घिर गई। और बेहतर बात तो सिर्फ इतनी है कि कोई यात्री इसमें सवार नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई। खबरें अब डिटेल में जान लीजिए। और प्रशांत किशोर को लेकर जो सबसे पहली खबर है वो ये कि 2 राज्यों में मतदाता के तौर पर प्रशांत किशोर का नाम है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख 2 राज्यों के मतदाता हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार की मतदाता सूची में नाम है प्रशांत किशोर का। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चुनाव का वक्त ऐसा होता है जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, रस्साकशी में एक दूसरे की कमियां खामियां ढूंढी जाती हैं। प्रशांत किशोर के लिए अब ये जो परेशानी है ये विवाद के तौर पर सामने आ रही है। 2 राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम है प्रशांत किशोर का, बिहार में भी और पश्चिम बंगाल में भी। ऐसे में सवाल उठ सकते हैं, 2 राज्यों में एक साथ वोटर, भला प्रशांत किशोर कैसे हो सकते हैं, ये सवाल अब जरूर जो अदर पार्टीज हैं वो पूछेंगी। जनसुराज पार्टी में वो बड़े बड़े दावे ये कर रहे थे कि भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, बिहार का विकास करेंगे, जो आम लोगों का हक है वो उन्हें मिलेगा। लेकिन खुद ही वोटर लिस्ट में जब ये धांधली के लिए उनका नाम सामने आया, यानी 2 राज्यों में एक साथ वोटर होने की बात सामने आई, तो अब सवाल उनकी तरफ उठ रहे हैं। जनसुराज पार्टी नाम से अपनी पार्टी लाए हैं, संस्थापक हैं पार्टी के। 243 सीटों पर कह रहे हैं क्लीन इमेज के, जो साफ छवि के लोग हैं, कैंडिडेट हैं, दावेदार हैं, वो योग्य हैं और अपनी दावेदारी मजबूती से सामने रख रहे हैं। जनसुराज पार्टी के प्रमुख 2 राज्यों के मतदाता आखिर कैसे हो सकते हैं, ये सवाल अब उनसे जाहिर तौर पर पूछा जाएगा। एक तरफ तो क्लीन इमेज की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद अगर एक साथ 2 राज्यों में वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो क्वेश्चन होंगे, सवाल उठेंगे, जो उठ रहे हैं। 2 राज्यों के मतदाता प्रशांत किशोर हैं, 2 जगह लिस्ट में उनका नाम। प्रशांत किशोर जी, आखिर राज क्या है? बिहार आपका पैतृक राज्य है, तो यहाँ के मतदाता है, बात समझ में आती है। दिल्ली में आपका एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वहां आप मतदाता रहते तो बात समझ में आती। लेकिन कोलकाता के कालीघाट में जहां टीएमसी का कार्यालय है, उस पते पर आप का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। तो क्या जैसे बांग्लादेश के घुसपैठिए देश के अंदर में आधार कार्ड बनवा करके अपने आप को वैध नागरिक घोषित करना चाह रहे हैं, क्या वैसी राजनीतिक मंशा आपकी है? पलायन पर प्रवचन देते हैं और खुद जाकर बंगाल में वोटर भी बन जाते हैं। इस खबर को लेकर मेरे साथ में न्यूज इंडिया संवाददाता नील कमल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। नील कमल, चुनाव का टाइम बड़ा सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी खामियां बड़ी हो जाती हैं और यहाँ तो बड़ी धांधली की बात है। 2 राज्यों में एक साथ वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम कैसे? बिल्कुल यही सवाल अब निर्वाचन आयोग ने भी पूछा है प्रशांत किशोर से। दरअसल निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर को। ये करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक नोटिस गया है उनको, और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि 2 जगह से, एक तो पश्चिम बंगाल के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा जो है वो करगहर निर्वाचन क्षेत्र से, ये 2 जगह से इस तरह से आपका जो मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ है, इसके 3 दिन में स्पष्टीकरण की मांग की है निर्वाची पदाधिकारी ने। इसके अलावा उसमें यह भी लिखा गया है कि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के अनुसार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति में उल्लंघन किया जाता है तो इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत 1 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों एक साथ जो है वो लगाए जा सकते हैं। निर्वाची पदाधिकारी ने 3 दिन में स्पष्टीकरण की मांग प्रशांत किशोर से की है।
तो इसके पहले भी कई नेताओं के दो दो जगह नाम जुड़े हुए थे, जो उन्होंने एक जगह से अपना नामांकन जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है, मतदाता सूची में जो थे नाम जुड़े हुए थे उसे कैंसिल कराया है। अब प्रशांत किशोर का नया मामला आया है। दरअसल इसे बीजेपी के अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं उन्होंने उठाया था, और जेडीयू ने इसे हाथों हाथ लपक करके फिर सारे उनकी जो है वो दोनों जो मतदाता सूची में जो नाम जुड़ा हुआ है, एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा ये सहरसा में, उन दोनों की सूची भी उन्होंने जारी कर दी है, जारी कर दिया। अब निर्वाची अधिकारी की तरफ से इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अब देखना होगा प्रशांत किशोर इस पर क्या सफाई देते हैं। साथ ही साथ जो अदर पार्टियां हैं वो तो अब इसको लेकर सवाल उठा ही रही हैं। आम लोगों में जो भरोसा कायम करने की बात प्रशांत किशोर कर रहे थे, कह रहे थे साफ इमेज के हमारे कैंडिडेट्स हैं, हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, हम बिहार का विकास करेंगे। अगर उनकी बातों में ये झूठ निकलकर सामने आ गया तो भरोसा तो उनका भी डगमगाएगा ना, जो वोट देने वाले थे। बिल्कुल, देखिए एसआईआर का विरोध वो भी कर रहे थे, लेकिन हालांकि बाद में फिर वो एसआईआर के सपोर्ट में आ गए थे, और उन्हें ये पता था कि एसआईआर शुद्धिकरण का काम होता है। जो मतदाता सूची में दो जगह नाम जुड़े रहते हैं वो उसे हटाने का, और एक मतदाता एक ही जगह मतदान का प्रयोग कर सके, इसलिए ये एसआईआर का जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रशांत किशोर अच्छी तरह से जानते हैं, वो कई पॉलिटिकल पार्टी के लिए इवेंट और मैनेजमेंट देख चुके हैं, तो उन्हें मालूम है कि दो जगह मतदाता सूची में नाम रहना किस प्रकार का जुर्म होता है। बावजूद उनको पता रहने के बावजूद अगर इस तरह से अपना मतदाता सूची से नाम नहीं हटवाते हैं, तो निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर पर तो सवाल उठते ही है कि खुद को पाक साफ और राजनीति बदलने की बात करने वाले, अच्छे लोगों को राजनीति में जोड़ने वाले की बात करने वाले प्रशांत किशोर के ऊपर आज इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को जवाब देना होगा। हालांकि सीमांचल एरिया में अभी वो वोटर को रिझाने में जुटे हुए हैं। अब उनके पास 3 दिन का समय है। 3 दिन के अंदर जो निर्वाची पदाधिकारी को, निर्वाचन आयोग को वो अपनी सफाई देंगे कि किस तरह से है, और एक जगह मतदाता सूची से अपना नाम हटाने की बात कहेंगे। ठीक है, नजर आप रखिएगा। नीलकमल, बहुत शुक्रिया अभी के लिए पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। थोड़ी देर बाद महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है। शाम 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जिसमें अब 20 मिनट बाकी है। तो करीब 4:30 बजे जब महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी होगा, महागठबंधन के घोषणा पत्र को तेजस्वी यादव ने नाम भी दिया है। नाम है तेजस्वी प्रण पत्र। जो मैनिफेस्टो है, यानी कि वो जो वादों की झड़ी है, वादों की लिस्ट है, उसे घोषणा पत्र कहा जाता है, और मैनिफेस्टो को नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण पत्र। ठीक इसी अंदाज में एनडीए ने अपने घोषणा पत्र का नाम दिया है संकल्प पत्र, यानी वो संकल्प ले रहे हैं, इधर तेजस्वी यानी कि महागठबंधन प्रण ले रहे हैं। अब पूरे वादे कौन करेगा, ये बिहार की जनता को तय करना है। किसके भरोसे पर यकीन करना है, किसके भरोसे एतबार के काबिल नहीं है, ये बिहार की जनता पूरी तरह से तय करेगी। दमखम सभी पार्टियां और सभी नेता लगा रहे हैं। बिहार जहां पर बहुत बेसिक मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं होता, बिहार की दिशा दशा नहीं बदलती, लेकिन हाँ, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने से बाज नहीं आती। बड़े बड़े वादे जरूर किए जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद महागठबंधन की ओर से मैनिफेस्टो जारी करके बता दिया जाएगा कि कौन से वो वादे हैं जो बिहार की जनता से एक बार फिर से दोहराए जाएंगे, और फिर बिहार की जनता तय करेगी कि इसमें से कौन से वादे पूरे होने लायक उन्हें दिख रहे हैं और कौन से सिर्फ हवाई हैं। मैनिफेस्टो, जिसे तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया गया है, यानी कि तेजस्वी जो कि सीएम फेस हैं महागठबंधन का, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कहेंगे वो प्रण होगा हमारा। इसमें खास तौर पर महिलाओं को, युवाओं को ध्यान में रखा जा सकता है, किसानों को ध्यान में रखा जा सकता है, गरीब तबके के लिए कुछ हो सकता है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव बड़े वादे कर चुके हैं। सरकारी नौकरी का वादा जो कि सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहा था। इसके अलावा आजीविका दीदी को लेकर भी जो घोषणा की थी वो भी लोगों के जहन में है। जो संविदा कर्मी है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही थी। तो आज के घोषणा पत्र में कौन कौन से बड़े वादे होंगे, और इसके ठीक 2 दिन बाद 30 अक्टूबर का वक्त बताया जा रहा है जब एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र होगा जारी। $200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया जा सकता है मैनिफेस्टो में, जो जानकारी मिल रही है। इससे पहले भी तेजस्वी अलग अलग मौकों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ वादे बिहार की जनता के सामने रख चुके हैं। हर पार्टी माहौल अपने समर्थन में, अपने फेवर में बनाने की कोशिश कर रही है। वही काम यहां तेजस्वी यादव का भी है। साथ ही कुछ जो अनुमान निकल कर सामने आ रहे हैं या फिर जो संकेत अब तक के चुनाव प्रचार से मिले हैं,
कौन कौन से बड़े ऐलान घोषणा पत्र में हो सकते हैं वो साइड में ग्राफिक्स में भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ महागठबंधन में जो सभी सहयोगी दल हैं उनके विचार विमर्श के बाद ही सोच समझकर ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है और घोषणा पत्र में ये सभी ऐलान हो सकते हैं। पटना में जारी किया जाएगा अब से थोड़ी ही देर बाद मैनिफेस्टो। तेजस्वी प्रण पत्र यानी कि प्रण कौन कौन से लिए जा रहे हैं महागठबंधन की ओर से, सभी पार्टियों ने मिलजुल कर ये लिस्ट तैयार की है वादों की, जो बिहार की जनता के सामने रखी जाएगी। घोषणा पत्र में ये कुछ ऐलान हो सकते हैं, चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें हैं। आज शाम को ही इंडिया महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की ओर से घोषणा पत्र जारी होगा। 10 बड़े वादे हो सकते हैं। महागठबंधन की ओर से हर घर नौकरी का वादा किया गया है, महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई है और जो आजीविका दीदी हैं उनके लिए बड़े ऐलान हैं, संविदा कर्मियों के लिए बड़े ऐलान हैं, कैसे वेतनमान बढ़ाया जाना है, कैसे सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलना है, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, महिला, युवा, किसान, गरीब तबका, इन सभी का ख्याल रखना है। 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान भी इस दौरान हो सकता है। बिहार से जुड़ा, महागठबंधन से जुड़ा बड़ा अपडेट तो आपने जान लिया, लेकिन इसी बीच मिल रही है एक और बड़ी खबर भी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने, आयोग ने ये गठन को मंजूरी दी है। आज चूंकि बड़ी मीटिंग हुई है, 18 महीने में देगा सिफारिश की रिपोर्ट। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। आज ही केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी मीटिंग हुई है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इस गठन को मंजूरी दे दी गई है। थोड़ी देर पहले अश्विनी वैष्णव के जरिए इस बारे में ब्रीफ किया गया। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग की प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, जिसमें अलग अलग मसलों पर बात हुई है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में। 18 महीने में सिफारिश की रिपोर्ट भी दी जानी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में दी गई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बड़ा फैसला लिया गया। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। बड़ा फैसला लिया गया। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे। इस खबर को लेकर कनिका कटियार जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। अश्विनी वैष्णव ये जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो है मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो है 18 महीने में देगा सिफारिश की रिपोर्ट। जो 8वां वेतन था उसको मंजूरी देने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब 18 महीने बाद जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। कनिका, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, पहले से माना जा रहा था कि जरूरी मसलों पर तो बात होगी। केंद्रीय कैबिनेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की है। कहा जा रहा था बिहार इलेक्शन को लेकर भी कुछ बात हो सकती है, ऐसा है क्या? देखिए, क्योंकि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीखों के ऐलान के बाद जो है आचार संहिता लग जाती है, तो उसके बाद तो बिहार के लिए या किसी भी राज्य के लिए जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ के लिए आप घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन आज जो एजेंडा था उसमें यही एजेंडा था। हालांकि बिहार को लेकर जो है कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आचार संहिता का
पालन हो चुका है और आचार संहिता लगी हुई है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई बात हुई है क्या केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में 8वें वेतन आयोग को लेकर, इसके अलावा? कनिका, कनिका तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है गठन को, और 18 महीने में सिफारिश की रिपोर्ट भी देनी है। ऐसे में अश्विनी वैष्णव ये जानकारी साझा करते हुए प्रेस ब्रीफ कर रहे थे, मीडिया कर्मियों ने सवाल भी किए। अब खबर तूफान मोंथा से जुड़ी हुई, बड़ा अपडेट जानिए। शाम 5:30 बजे आंध्र के तट से टकराएगा तूफान मोंथा, यानी पीक पर होगा ये टाइम। तूफान का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा इस टाइम दिखाई दे सकता है। 4 राज्यों में सबसे ज्यादा इसका असर होगा। मोंथा का असर जिसको देखते हुए शासन प्रशासन की अलग तैयारी है। जगह जगह जो रेस्क्यू टीम है वो तैनात कर दी गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा में असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। 4 राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 लोग हटाए भी गए हैं। चार राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 लोग 50,000 लोग जो कि हटाए गए हैं। और जिस तरीके से तूफान मोंथा के चलते 120 ट्रेन, 52 जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल की गई हैं। तूफान के चलते भारतीय सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहले से ही तैनात कर दी गई हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। समुद्र उफान पर है। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा और आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका अलर्ट पर है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोंथा अब खतरनाक रूप ले रहा है। तूफान मोंथा अब किसी भी वक्त काकीनाडा
कोस्ट रेलवे पहले ही 43 ट्रेनों को रोक चुका है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोगों से अपील की गई कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक अपडेट्स पर भरोसा करें। फिलहाल सभी नजरें बंगाल की खाड़ी पर टिकी हैं, जहां मोथा का रुख तट की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसके लिए भी टाइम कम बचा है। 5:30 बजे बताया जा रहा है आंध्र के तट से टकराएगा तूफान मोंथा और उस वक्त सबसे ज्यादा असर 4 राज्यों में होगा। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।